नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर अपना 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दिए हैं और टॉपिक वाइज में 2 टॉपिक भी कंप्लीट करा दिए हैं। आप सभी लोग इस यूपीएसआई 2025 की वैकेंसी में 4543 जो वैकेंसी है आपकी, इन 4543 वैकेंसी में एक सीट अपनी क्या करेंगे, फिक्स करने के लिए अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आप सभी लोग मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर रहे होंगे अदर सब्जेक्ट के, और आप सभी लोग मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। हम अपने चैनल पर, इस चैनल पर 2 चीजें चला रखी है हमने। एक है टॉपिक वाइज प्रिपरेशन और एक है हमारे पास कौन सी मॉक टेस्ट वाली प्रिपरेशन। वीक में 3 दिन हमारे टॉपिक वाइज चीज होती है और बाद में हमारे मॉक टेस्ट होते हैं। तो उसी क्रोनोलॉजी में आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 है और कल मॉक टेस्ट नंबर 3 आएगा। तो इस वीक का हमारा समापन मॉक टेस्ट नंबर 3 में होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने आज मॉक टेस्ट नंबर 3 की। और आज की क्लास की आप सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको 40/40 का श्योर शॉट आपके साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज, ये पीवाईक्यू सीरीज जो मैं आपके लिए चला रहा हूँ टॉपिक वाइज, ये अगर आपने कंप्लीट कर ली तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपसे यूपीएसआई के मैथ्स वाले सेक्शन में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सारे ईच एंड एवरी टाइप, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम इस मॉक टेस्ट सीरीज में और इस टॉपिक वाइज सीरीज में अपने कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 रहने वाला है और इस मॉक टेस्ट नंबर 3 की हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। मॉक टेस्ट नंबर 3 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पे हम बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 1290 रुपए में प्रत्येक वस्तु की दर से बेचता है। यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है प्रत्येक वस्तु का, वो है बच्चों हमारे पास कितना, 12,900 है सीपी, एसपी सॉरी, दोनों वस्तुओं का। इस सौदे में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है। और नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन का मतलब होता है सीपी इज इक्वल टू एसपी। यदि एक वस्तु पे वह 29% का लाभ कमाता है तो जाहिर सी बात है दूसरी वस्तु पे उसको हानि में बेचना पड़ेगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होगी। ठीक है। अब जब दोनों वस्तु वो एक ही एसपी पे बेचता है तो मुझे बताओ दोनों वस्तुओं का जो कंबाइंड सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,580 25,800 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दोगे ना, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 25,800। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इतना ही सेलिंग प्राइस है तो इतना ही हमें कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आएगी। अब उसने एक वस्तु पे क्या बता रहा है, एक वस्तु पे बता रहा है भैया एक वस्तु 100 रुपए की थी तो उसने 129 रुपए की बेच दी, यानी कि 29% का उसने प्रॉफिट कमा लिया। अब ये वस्तु का सेलिंग प्राइस तो सेम है, यानी कि ये वस्तु 2900 12,900 रुपए की बिकी, यानी कि इसके 100 गुना पर बिकी। तो इसका 100 गुना ही तो इसका सीपी होगा, 100 गुना ही इसका सीपी होगा। यानी कि जो इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वस्तु का, वो हो जाएगा 10,000। आप मुझे बताओ एक वस्तु का 10,000 कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया और दूसरी दोनों वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास वो कितना है। आप बोलोगे भैया ये है हमारे पास कितना, 25,800। तो इनका अंतर जो होगा ना दोस्तों, इनका अंतर आप निकालो। इनका अंतर कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा 15,800। अब 15,800 जो होगा वो दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा, तब जाके हम यहाँ 15,800 ऐड करेंगे, तब जाके तो ये 25,800 के बराबर बचेगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताओ, अगर इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15,800 है और हमें यह भी पता है कि दोनों वस्तु कितने रुपए में बिक रही है, 12,900 रुपए में बिक रही है, तो इस वस्तु पे कितने रुपए का लॉस हुआ। आप बोलोगे भैया इस वस्तु पे 2,900 रुपए का लॉस हुआ। और 2,900 रुपए का लॉस की गणना हम किस पे करेंगे, आप बोलोगे भैया 2,900 रुपए की लॉस की गणना 15,800 पे करेंगे, क्योंकि 15,800 उसका सीपी था।
जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 18.35%। यानी ए ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं दूसरी वस्तु को उसने 18.35% की हानि पर, लॉस पर बेचा होगा, तब जाके उसको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आई होगी। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस करना था। तो ये जो सेलिंग प्राइस है हमारा कंबाइन, इसको कंबाइन कॉस्ट प्राइस के बराबर करना था। तो एक का कॉस्ट प्राइस 10,000 था, तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस इसमें से माइनस करके कितना आएगा, 15,800 आएगा। अब 15,800 की वस्तु 12,900 में बिक रही है, तो 2,900 रुपए का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 18.35 आ जाएगी। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न क्या है, अ पर्सन वांटेड टू विजिट 4 प्लेस चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली एंड मुंबई on one trip. Find the probability of the person visiting चेन्नई जस्ट बिफोर मुंबई। इसका कहने का मतलब ये है कि चेन्नई से पहले, सॉरी मुंबई से पहले उसको चेन्नई जाना है। बस ये कंडीशन है हमारे पास कि मुंबई से पहले चेन्नई जाना है। जाना तीनों चारों जगह है, लेकिन मुंबई से पहले चेन्नई जाना है। तो इसकी कंडीशन क्या क्या बन सकती है, देखो चेन्नई जाना है उसको, मुंबई जाना है उसको, दिल्ली जाना है उसको और बेंगलोर जाना है। ये 4 जगह उसको जाना है। इन 4 जगह में वो किस तरीके से चला जा सकता है, आप मुझे बताओ। एक कंडीशन तो यही बन जाएगी। एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है कि पहले वो चेन्नई चला जाए, फिर वो मुंबई चला जाए, फिर वो बेंगलोर चला जाए, उसके बाद दिल्ली जाए। एक कंडीशन ये भी बन सकती है दोस्तों कि पहले वो बेंगलोर चला जाए, उसके बाद वो चेन्नई चला जाए, उसके बाद मुंबई चला जाए, उसके बाद दिल्ली चला जाए। एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि पहले दिल्ली चला जाए, उसके बाद मुंबई, और सॉरी चेन्नई, चेन्नई के बाद मुंबई, मुंबई के बाद बेंगलोर। एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है भाई कि दिल्ली चला जाए पहले, फिर बेंगलोर चला जाए, फिर चेन्नई चला जाए, फिर मुंबई चला जाए। एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि पहले वो चला जाए बेंगलोर, फिर दिल्ली चला जाए, फिर चेन्नई और फिर मुंबई। ये 6 आपकी कंडीशन बन सकती है। जिस कंडीशन में वो चेन्नई मुंबई से पहले जा रहा है उसमें बताया क्या गया है, बिफोर, जस्ट बिफोर, क्या मुंबई से पहले चेन्नई जाना है। तो ये वाली कंडीशन हमें बनानी थी। देखो मुंबई से पहले चेन्नई है, मुंबई से पहले चेन्नई है, मुंबई से पहले चेन्नई है, और मुंबई से पहले चेन्नई यहाँ है, और मुंबई से पहले चेन्नई यहाँ है, और मुंबई से पहले चेन्नई यहाँ है। यानी कि ये 6 हमारे फेवरेबल आउटकम बन गए। यानी 6 तरीके से वो इन चारों जगह पे जा सकता है जिससे वो मुंबई से पहले चेन्नई जाए। आप मुझे एक बात बताओ, 4 जगह पे जाने का जो प्रायिकता है, 4 जगह पे जाने की जो कंडीशन है, तरीके हैं, वो कितने हैं। आप बोलोगे भैया 4 फैक्टोरियल है, सीधी सी बात है। यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, ये तो टोटल आउटकम हो गए। यानी कि टोटल जाने वाली बात होगी कि 4 जगह किस तरीके से जाया जा सकता है, 24 तरीके से। अब आप मुझे बताओ इसकी प्रायिकता कितनी होगी। इन फेवरेबल कंडीशन को आप टोटल कंडीशन के नीचे रख दो और कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 1/4 आ जाएगा। यानी उसको मुंबई से पहले चेन्नई जाने की जो प्रायिकता है ना, वो हो जाएगी 1/4। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करूंगा बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, आगे की मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप समझो। देखो, यदि x के 15% का 24% बराबर है 10.8 के, तो x का मान बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कैसे कैलकुलेशन ही करनी है बस। x का 15% को मैं 3 बटे क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे भैया 3/20 लिख सकते हो। और उसका 24% को क्या लिख सकता हूँ, 6/25 लिख सकता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ। और ये बराबर है दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ 108.108/10 के। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। 24 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 6/25 होती है। 6 चौक 24, 25 चौका 100, 15 20 या 60, सॉरी 15 दूनी ये हो जाएगा ना, 5 सेकंड है, 5 दूनी 10, यानी कि 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 5 या 15 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करो, 1 0 से ये वाला 20 काट दो, 2 बचेगा। अब ये यहाँ 2 बचा, 2 से ये काट दो, 3 बचेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। अब 9 से आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे भैया 12 नम्मा 108 होते हैं। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी, 12 छक्का कितने होते हैं, 150, और 150 की 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे भैया ए ऑप्शन 300 आ जाएगी। आगे की मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 15 लीटर बिलियन में 40% अम्ल और 60% पानी है। यानी एक 15 लीटर का हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। उसमें 40% क्या है,
40% अम्ल है और 60% क्या है दोस्तों, 60% हमारे पास क्या है, वाटर है। ये हो गया अम्ल, ये हो गया वाटर। ठीक है, समझ दिख नहीं रहा होगा, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। 40% क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा हमारे पास क्या, 40% हो जाएगा दोस्तों हमारे पास अम्ल यानी कि एसिड, और वाटर हो जाएगा हमारे पास 60%। क्या मैं यहाँ से एसिड और वाटर का परसेंटेज निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, रेशियो, सॉरी 2:3 हो जाएगा। अब 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 15 दी हुई है, 5 यूनिट बराबर 15 दिया हुआ है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ आसानी से, 1 यूनिट बराबर 3 हो जाएगा। और यहाँ से मैं दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, यानी इस वाले केस में एसिड और वाटर का जो वैल्यू होगी वो 3 दूनी 6 लीटर तो होगा हमारे पास क्या, अब एसिड, और 9 लीटर होगा दोस्तों हमारे पास क्या, 9 लीटर होगा वाटर। तो इस वाले केस में ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो केस है दोस्तों, दूसरा केस क्या है, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, दूसरा सॉल्यूशन बताया हुआ है क्या, दूसरा सॉल्यूशन बताया हुआ कि भैया 25 लीटर का एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ये लीटर है, ध्यान रखना ये लीटर में चेंज हो गया और ये भी लीटर में, 25 लीटर का हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें इसमें एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन बताया हुआ है दोस्तों, देखो एसिड 60% है और वाटर 40%, यानी कि 60% एसिड हो गया और 40% क्या हो गया, वाटर हो गया। क्या मैं यहाँ से इनका रेशियो निकाल सकता हूँ, आसानी से निकाल सकता हूँ, 3:2, यानी कि 2 यूनिट की जो 5 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, वो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 के बराबर। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 1 यूनिट बराबर 5 हो जाएगा। अब इसमें हम एसिड और वाटर का अगर सॉल्यूशन निकालना चाहे, यानी कि उनकी क्वांटिटी निकालना चाहे एसिड और वाटर की, तो कितने लीटर हो जाएगी, आप ये बताओगे मुझे भैया, ये हो जाएगी हमारे पास कितने, 3 पंजे 15 लीटर हो जाएगा हमारे पास एसिड, और 5 दूनी 10 लीटर हो जाएगा हमारे पास वाटर। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि दोनों मिश्रण को एक साथ मिलाया दिया जाता है, तो परसेंटेज बताना है वाटर कितने परसेंट होगा। आप मुझे एक बात बताओ, इस लीटर को 15 लीटर ये है और 10 लीटर ये, 25 लीटर ये हो जाएगा, 15 लीटर ये हो जाएगा, यानी टोटल जो हो जाएगा वो 40 लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब 40 लीटर सॉल्यूशन में आप निकालो वाटर कितना है, देखो वाटर 9 लीटर यहाँ है और कितना 10 लीटर वाटर यहाँ है, तो 9 और 10 कितने हो जाएंगे, 19 लीटर हो जाएगा। इतनी बात आगे समझ में, 19 लीटर क्या हो जाएगा, 19 लीटर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या, 19 लीटर वाटर हो जाएगा, है ना, 19 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। और 19 लीटर वाटर में आप टोटल हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 40 लीटर है, तो मल्टीप्लाई 100% कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास वाटर का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, वाटर का परसेंटेज। आप बोलोगे ये आ जाएगा भैया हमारे पास, देखो 50 से तो कम होगा, बिल्कुल 50 से कम होगा, क्योंकि नीचे क्या है 40 है, अगर 38 होता तो 50% होगा, यानी 40 है तो कम होगा, 50 नहीं हो सकता, 38 नहीं हो सकता, एग्जैक्ट वैल्यू 60 नहीं हो सकता क्योंकि उससे ज्यादा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 47.5%, ये आंसर आ जाएगा। आसानी से मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। क्या है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे समय लेता है, यदि वह अपनी गति को 20% कम कर लेता है तो उसकी दूरी तय करने में समय का कितने प्रतिशत कम बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, इसने दूरी की बात की है, इसने ये तो नहीं बोला अधिक दूरी कम दूरी, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और अगर हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, अगर हमारे पास दोस्तों क्या, देखो अगर हमारे पास स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अगर हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी, डिस्टेंस कांस्टेंट दी हुई है, तो जो स्पीड हो जाएगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टी के, यानी जो रेशियो हमारे पास स्पीड का आएगा वो रेशियो हमारे पास आ जाए, उसका उल्टा रेशियो आ जाएगा टाइम का। अब इसने गति का रेशियो दे रखा 20% कम हो जाती है, मैं मान लेता हूं शुरू की स्पीड क्या, 20% कम का मतलब क्या होता है, 1/5 वैल्यू हो जाएगी, यानी कि अगर स्पीड पहले 5 थी तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी, आप बताओगे भैया अब स्पीड कम हो जाती है, यानी कि 4 हो जाएगी। ये ए है, मान लो एक व्यक्ति, ये स्पीड है ना उसकी, ये इनिशियल स्पीड है, और ये कितना हो जाएगा, स्पीड 2 है। आगे बात सुनना, अब क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस सेम है तो इसका उल्टा जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा टाइम का,
यानी जब स्पीड, एक बात बताओ आप, जब स्पीड अधिक होती है तो टाइम कम लगता है, और स्पीड अगर कम होगी तो टाइम अधिक लगेगा, जाहिर सी बात है। आप इसमें परसेंटेज रेशियो निकालो, देखो 4 पहले टाइम लग रहा था, अब 5 टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम अधिक लग रहा है? आप बोलोगे भैया 1 यूनिट अधिक लग रहा है। अब 1 यूनिट अधिक लग रहा है कितने पे? 4 यूनिट पे। तो 1/4 यूनिट का मतलब हो जाएगा गुणा 100%, इसका मतलब हो जाएगा कितना? आप बोलोगे भैया 25%, यानी कि उसको 25% अधिक समय लगेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, अगले प्रश्न की, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको एक बार समझो। हाँ जी, तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड, वो थोड़ी सी कुछ चीज करने लगा था मैं, तो माफी चाहूंगा उसके लिए, थोड़ा सा टाइम आपका लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्स अपॉन क्या है आपके पास? वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन क्या है आपके पास दोस्तों? एक्स प्लस जेड। एक्स प्लस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस जेड हो जाएगा। एक्स प्लस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस जेड हो जाएगा। और जेड बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एक्स प्लस के वाई हो जाएगा। और ये बराबर है के। आप एक चीज समझो, मेरे पास एक चीज बताओ मुझे, इस के की वैल्यू हमें निकालनी है। मैं अगर यहाँ पे एक काम करूं कि मैं एक्स बराबर, वाई बराबर और जेड बराबर एक संख्या रख देता हूँ एक, तो मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी? आप एक वैल्यू उठा लो, इस वाली वैल्यू को उठा लो। एक्स बराबर, वाई बराबर, जेड बराबर, मेरे पास एक वैल्यू है, वो है एक। यानी कि एक बटे कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? के। यानी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। अब के की वैल्यू 1/2 किस सेक्शन में है? प्लस के 1/2 बी में है। तो एक वैल्यू तो हो जाएगी 1/2, एक वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 हो जाएगी। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यू के की हो सकती है। तो हमने डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं, प्रश्न नंबर 7 की। एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। वही दूरी 3/10/3 घंटे में तय करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, 6 घंटे में कितने की स्पीड से? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दूरी तय कर रहा है, तो ये टोटल दूरी हो जाएगी। अब उसको कितने कितने घंटे में ये दूरी तय करनी? आप बोलोगे 10/3 घंटे में करनी है, यानी कि 10/3। अब इसको सिंपल सॉल्यूशन कर लो आप। 6 गुणा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 10, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की। इसको काट दो। अब ये हो जाएगा 18 गुणा 18, और 18 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे भैया 324 18 का स्क्वायर होता है, तो उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको करना। एक सेकेंड, हाँ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंप्लीफाई द इक्वेशन 1/2, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/a और प्लस 1/6 हो जाएगा, और बराबर है आपके पास 2/6 प्लस 1/3 प्लस 2/3। यहाँ पे हमें 1/a यानी कि a की वैल्यू निकालनी। तो एक काम करो आप, ए वाली वैल्यू को रख दो इधर, और बाकी ले जाओ इधर की साइड। आप बोलोगे 2/6 हो जाएगा भैया, प्लस 1/3 हो जाएगा भैया, एक हो जाएगा 2/3, और माइनस हो जाएगा 1/2, माइनस हो जाएगा 1/4, माइनस हो जाएगा 1/8, और माइनस हो जाएगा 1/6। आप इसमें ऐसी वैल्यू एलसीएम लो जो सबसे कट जाए। आप बोलोगे भैया 24 ऐसी वैल्यू है जो सबसे कट जाएगी, तो 24 एलसीएम ले लो। 6 चौक 24 हो जाएंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, प्लस 8 या 24 हो जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 8 या 24, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 3, और माइनस हो जाएगा कितना? 4। अब इसको आप सोल्व कर दो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 8 और 8 16, 16 दूनी 32, 32 में से अगर आपके पास कितने जाएंगे? 32 में से अगर 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? भाई 32 में से अगर 12 जाएंगे 20 बचेंगे, और 20 और 10 और 10 कितने होते हैं? -10 ही हो गए। 20 में से माइनस के 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और 10 में से माइनस के 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे। यानी कि 7/24 इसका उत्तर हो जाएगा। 7/24 आ जाएगा 1/a की वैल्यू। ध्यान रखना, ये 7/24 नहीं लगाना आंसर, आंसर हमें निकालना a की वैल्यू, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 24/7 आ जाएगा।
24/7 का मतलब हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक बच्चे का वजन जोड़ने पर 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है। ठीक है, यदि बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम है, तो बच्चे का वजन क्या होगा? ओके, इसकी बात हमें करनी है। बच्चे का वजन जोड़ने के बाद जो औसत वजन है वो 19 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका देखो एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को समझो। एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक आप समझ सकते हो। जो बच्चे का वजन होगा ना, बच्चे का वजन, मैं बच्चे के वजन की बात कर रहा हूँ, बच्चे का वजन यानी कि बच्चे का जो वेट होगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर होता है बच्चे के वजन को जोड़ने के बाद जो औसत वजन आता है। और बच्चे के वजन को जोड़ने के बाद जो औसत वजन आया वो कितना आया, देखो इसमें आता है बच्चे को शामिल करने के बाद औसत वजन कितना आया, 19 आया। और इसमें माइनस कर देते हैं हम, क्या माइनस कर देते हैं कि जो बच्चे को छोड़कर सदस्यों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे 19, 18 सदस्य हैं। बच्चे को छोड़कर सदस्य कितने हैं, सदस्य हैं 18। और कितने वजन की कमी आई उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने वजन की कमी आई, 1 किलोग्राम की। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 19 माइनस कितना आएगा, 18 आएगा। 19 माइनस 18 का मतलब हो जाएगा 1 किलोग्राम। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, वजन, बच्चे के वजन। इसको मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार। बच्चे का वजन बराबर हो जाएगा, बच्चे का वजन, आप लिख लेना इसको, बच्चे का वजन बराबर, बच्चे का वजन बराबर बच्चे के वजन को जोड़ने के बाद औसत वजन, औसत वजन, और माइनस कर देंगे बच्चे को छोड़कर संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, और गुणा औसत वजन, औसत वजन में कमी, औसत वजन में कमी। इसको आप सोल्व करोगे ना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट बता दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप ये शॉर्टकट लगा के आंसर निकाल सकते हो। देखो अगला प्रश्न क्या है, एक सिलाई मशीन का मूल्य हर वर्ष 15% क्या हो जाता है, 15% की दर से कम हो जाता है। 2 वर्ष पहले खरीदी गई मशीन का मूल्य बताना, इसका वर्तमान मूल्य कितना है, इतना है। आप मुझे बताओ, हर वर्ष 15% का क्या हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है। तो इसमें सक्सेसिव लगा दो, 15 + 15 का, 15 + 15, और सॉरी माइनस है ना, कमी हो रही है तो माइनस में आएगा, ध्यान रखना माइनस में आता है। कमी और डिस्काउंट जो भी होता है वो माइनस में आता है। ठीक है, तो माइनस आएगा, -के 15 और 15 हो जाएगा प्लस, प्लस के 15 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 225/100। तो कितने प्रतिशत आ जाएगा, ये आ जाएगा -44.5%, ये आ जाएगा 44.5% आ जाएगा माइनस के। अब एक बात बताओ, ये सक्सेसिव आ गया है ना, एक बात मुझे बताओ कितना आ जाएगा, देखो 30 और 2 32 आएगा, सॉरी 32.25, माफी चाहूंगा, 32.25 आएगा। ये आएगा आपका 32.32, हाँ 32.25 आएगा, 32.25 आएगा। इतने परसेंट की कमी आ जाती है। अब अगर इतने परसेंट की कमी आ जाती है दोस्तों, तो मुझे एक बात बताओ आप, 15 × 15 = 30 हो जाएंगे, 2 32, अब इतने परसेंट की कमी आ जाएगी तो कितने रुपए में बिका होगा, यानी कि कितने प्रतिशत में बिका होगा। आप बोलोगे भैया ये जो बिका होगा ना, ये बिका होगा, देखो 32 इसमें से घटा देंगे, अगर ये हमारे पास 33 होता तो कितना बचता, 67 बचता। लेकिन 33 नहीं है तो 67 पॉइंट कितना बचेगा, 75 बचेगा, इतना बचेगा। यानी कि इतने परसेंट पे क्या दिया, इतने परसेंट हमारे पास बाद में आ गया, इतने परसेंट बचा, उसका मूल्य इतने परसेंट बचा, और इतने परसेंट की वैल्यू ये है। आप जब इसको डिवाइड करोगे ना तो इसके लगभग लगभग 2 बार जाएगा ये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 बार जाएगा ना, हाँ क्योंकि पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 बार जाएगा तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 20 बार जाएगा तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000। आगे बात समझ में, आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समावर्तक का गुणनफल जो है ना, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जो गुणनफल है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का जो गुणनफल है वो है आपके पास कितना, आपके पास है
56 133। ठीक है, उनमें से एक संख्या का 1/7, उन संख्या का 1/7 कितना है? 27 है। अगर संख्या का 1/7 बराबर कितना होगा? 27 होगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 27 गुणा 7 हो जाएगी। अब एक संख्या 27 गुणा 7 होगी। अब दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम क्या निकालते हैं? अगर हम निकालते हैं लघुत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। आप इसको सोल्व करो, 7 से सोल्व करो, आप कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा 7 8 56 और 7 ही कम 7 और 7 9 63। और ये आपको काटो, इसको काटो आप किससे? 9 से काटो, 9 ते 27, 9 से इसको काटो, 9 9 अट्ठे 72 हो जाएंगे। बचेगा कितना? 9 9 81, 9 कम 9। अब 3 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 आएगा, 3 सत्ते 21 आएगा और 3 नम कितना आ जाएगा? 27। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 3 नम 27 आएगा ना, सॉरी माफी चाहूंगा, एक सेकंड रुको। ये जब 3 से हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 नम 27, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 297। अब 297 देख के 297 आंसर तो लगाना नहीं, क्योंकि हमें दूसरी संख्या का 1/3 चाहिए। तो दूसरी संख्या का 1/3 जब निकालेंगे तो 3 नम 27 हो जाएगा और 3 नम 27 यानी कि 99 इसका आंसर आ जाएगा। 99 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक दुकानदार द्वारा एक वस्तु 270 रुपए में बेचे जाने पर उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। अगर 35% लाभ पे बेचे जाने पे उसको इतने रुपए में बेचता है ना वो, तो यानी कि 135% की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई, वो कितनी आ जाएगी? 135% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 270। अब 100% की वैल्यू निकालनी, तो देखो कितना आ जाएगा ये? 13 दूनी 26, 5 दूनी यानी कि इसके कितने प्रतिशत आ जाएगा? इसके आ जाएगा कितना? हमें 100% की वैल्यू निकालनी ना, तो इसका ये 2 गुना है। 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, हाँ 2 गुना है, यानी कि 200 इसका सही उत्तर आ जाएगा। 200 इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यदि चार एक समान छोटे गोलों, छोटे बेलनों का समान ऊंचाई का एक बेलन तैयार किया जाता है, तो उसको पिघलाया जाता है, तो नए बेलन का बकप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया छोटे बेलन के बकप्रस्थ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया से कितना अधिक होगा? सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ, चार जो हमारे पास बेलन होंगे उनका जो वॉल्यूम होगा वो एक बेलन के बराबर है, और उसमें भी बताया गया है कि हाइट बराबर है, तो हाइट को बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, हाइट को तो एकदम बराबर रखना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? एक सेकंड में समझ। हाँ जी, ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं एक 13 नंबर के क्वेश्चन की। हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि चार एक समान छोटे गोले को एक समान ऊंचाई का एक नया गोला बनाया जाता है, तो बकप्रस्थ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ये बताना है। आप मुझे बताओ, जो चार छोटे छोटे गोले हैं उसकी समान ऊंचाई का बनाया जा रहा है, यानी कि हाइट तो सेम रहने वाली है, जो भी उसका अंतर आएगा उसके रेडियस में अंतर आएगा। तो मुझे बताओ बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? भाई जो बेलन का आयतन, चार बेलनों का आयतन होगा ना, वो एक बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहता है ना। उसकी आप शेप चेंज कर दो लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम पहले आयतन का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा दूसरे आयतन के। मैं मानता हूँ उसकी जो हाइट दे रखी है वो तो सेम है, तो रेडियस चेंज हो जाएगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। तो आर का, और इसमें अब ये बताओ, ये चार बेलनों के बराबर है ना, चार बेलनों के आयतन के बराबर। इसमें एच से एस कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि 4r² बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। यानी जो बड़े वाला बेलन हमें बनेगा उसका जो आर की वैल्यू आ जाएगी छोटे वाले बेलन के रेडियस के 2 गुना हो जाएगा। तो उसका बकप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है आप बताओ? बकप्रस्थ क्षेत्रफल होता है भैया 2πr/h होता है। तो पहले वाले का इतना हो जाएगा, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? 2πr इंटू एच हो जाएगा।
अब इनका रेशियो निकाल, तो देखो 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी कि ये r बराबर हो जाएगा, इस r की वैल्यू क्या है, बड़े वाले r की वैल्यू 2r है, यानी मैं कह सकता हूँ इनका रेशियो जो आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, यानी इसका पूरा पूरा 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है तो मतलब 100% बढ़ रहा है, सीधी सी बात है ना, 100% बढ़ रहा है, 1/1 मल्टीप्लाई 100, तो 100% इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो 42/3 ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12/3 और माइनस के हो जाएगा 1/2 गुणा 2 सही 1/2 माइनस के 1/3 माइनस के 1/6, ये सॉल्यूशन आपको बताना है क्या होगा। देखो 14 या 42 होते हैं, ये 14 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 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 अभी नहीं, क्योंकि हमें इसमें निकालना है बोर्ड मास का नियम। तो 42/3 आ जाएगा, और ये आप इसको सोल्व करो। देखो आप जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों, तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा ये आपको समझना है, सोल्व करने के बाद क्या आएगा ये आपको क्या करना है, ये आपको समझना है बहुत आसानी तरीके से। जब आप इसको समझोगे, आप मुझे बताओ, जब आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, माइनस के 1/2 बाहर है। अब इसको ब्रैकेट को सोल्व करो, मैं कहता हूँ इसमें से 6 मैंने एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी और 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 6 से 3 बार कटेगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 माइनस के, और ये हो जाएगा 2 माइनस के कितना आ जाएगा 1। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये कटेगा 12/6, और 12/6 का मतलब क्या होता है 2। अब 2 से मल्टीप्लाई बाहर कर देंगे, देखो इसको मैं 14 लिख दूं, 14 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के 1/2 गुणा कितना हो जाएगा, ये 12 बचेगा, 12 यानी कि 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 14/3 सही उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे भैया डी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 15 है, द एवरेज एज ऑफ ए कॉम्बिनेशन ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 25, इफ द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप इज ऑफ मैन इज 26 ईयर एंड द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमेन इज 21 ईयर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मैन एंड वुमेन कॉम्बिनेशन, इसमें बताना है। देखो एक बात बताओ मुझे, पुरुषों और महिलाओं के संयुक्त औसत कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, ठीक है, संयुक्त औसत दे रखा है 25, इसमें दे रखा है पुरुषों का औसत दे रखा है 26 और महिलाओं का औसत दे रखा है 21, एलिगेशन लगा दो, कितना बचेगा, एक बचेगा, 4 बचेगा, यानी ये तो है महिला, ये तो है पुरुष यानी कि मेल, और ये है फीमेल। अब इसमें पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल कंबाइंड ग्रुप, पूरे ग्रुप में मेल की परसेंटेज कितनी है, आप बताओ पूरे ग्रुप में मेल कितने हैं, 4 हैं, और ग्रुप की संख्या है 5, मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 80%, 80% इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए ऋण दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दी गई राशि दी गए 500 रुपए के ऋण के बराबर हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा है, हाउ मच परसेंटेज गिव फॉर हाउ मच अमाउंट गिवन फॉर 4 ईयर एट 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल बी द इक्वल टू द इतने। अच्छा ये बता रहा है कि यदि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 5% का साधारण ब्याज 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, आप बोलोगे प्रिंसिपल अमाउंट का 20%, ठीक है। अब किसका 20% बराबर होगा कितने के, ऋण दी गई कितनी राशि, राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए दिए गए 500 रुपए के ऋण के बराबर होगा, यानी कि 500 रुपए का ऋण 6% के 4 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 बटे कितने, 24 बटे आ जाएगा भैया हमारे पास 100, है ना, परसेंटेज को चेंज कर लेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 24 पंजे 120। अब किसका 20% 120 होगा, आप मुझे ये बता दो बस, किसका 20% 120 हो जाएगा, किसका 20% 120 हो जाएगा, आप इस मुझे ये बताना है। 6% 4 6 चौक 24, हाँ 24 पंजे 120, ठीक है। आप मुझे ये बता दो बस किसका परसेंट हमारे पास 600, आप निकालो कि देखो सीधी सी बात है, 600 का 20% आप निकाल दो, इसमें आप ऑप्शन नंबर ए रखो, 600 का 20% निकाल दो। 600 का अगर मैं 20% निकालता हूँ दोस्तों तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 600 का 20% ही तो होगा हमारे पास 120, तो 120 बराबर 120, यानी कि जो जो 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए राशि दी गई वो 600 है ना, ये हो जाएगा आपके पास। इसका मैं अगर x की वैल्यू निकालना चाहूँ, यहाँ से x बराबर रखूँ तो x बराबर इतना हो जाएगा। अब 20% की वैल्यू कितनी है 120 की, x के 20% की वैल्यू 120 की है, तो 20 पंजे 100 होते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं, यानी कि फिर भी 600 आएगा।
आगे बात समझ, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आप इसकी वैल्यू बतानी है। आप क्या काम करो, आप एक काम करो इसमें, आप एक काम करो, देखो 16 16 का स्क्वायर निकाल दो। आप 16 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। आप मुझे बताओ 256 से वैल्यू कितनी होगी? 256 से वैल्यू होगी आपके पास ज्यादा, क्योंकि पॉइंट पॉइंट भी आ रहा है, 256 से ज्यादा होगी। अब 256 से इतनी तो ज्यादा नहीं होगी कि इतनी आ जाएगी, ये तो नहीं हो सकती। और ये भी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यही तो होगी देखो 256 का मतलब हो जाएगा 25 पॉइंट, क्योंकि हमने क्या काम करा है, हमने ऐसे करा है, देखो समझो, मैंने लिया है 16.6 मल्टीप्लाई 1.6। इसकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 20, ये आएगा आपके पास 25.6 कुछ समथिंग आएगा। यानी कि जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 25 के आसपास आएगा, 25 पॉइंट के आसपास आएगा, 25 के आसपास आएगा, यानी कि 17 तो हो नहीं सकता, इससे कम है। 18 भी नहीं हो सकता, इतना ज्यादा भी नहीं हो सकता कि 29 पॉइंट चला जाए। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि बी ऑप्शन। जब आप इसको सोल्व करोगे तो लगभग ये आएगा। डेसिमल वाला पार्ट आपके लिए दिया हुआ है ना, तो डेसिमल की मैं आपके लिए ट्रिक लेके आऊंगा, बहुत आसानी ट्रिक, बहुत आसान सी ट्रिक लेके आऊंगा, वो आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं 18 नंबर की। देखो क्वेश्चन समझो और इसका आंसर निकालना। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करने जाओगे तो दुनिया भर का समय लग जाएगा आपको, डिजिटल समय लगाओ, डायरेक्ट आंसर पाओ। देखो 6 और 3 9 हो जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएंगे, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 4। ठीक है, 5 और 4 9 हो जाएंगे, 6 3 9, इसका डिजिटल सम आ जाएगा 4, 4 चौक 16। अब इसके माइनस में जाओ, 6 ये हो जाएंगे और ये निकल जाएंगे, इसका आ जाएगा डिजिटल सम 3। मल्टीप्लाई, देखो 3 और 6 9, 5 और 4 9, और ये हो जाएगा 3 3 के 9। अब इसका डिजिट, मैंने ऊपर डिजिटल सम नीचे डिजिटल सम क्यों लगाया? क्योंकि नीचे मेरा बनना चाहिए 10, यानी कि जो डिजिटल सम बनना चाहिए 10, यानी कि डिजिटल सम 1 बनना चाहिए नीचे। तो नीचे डिजिटल सम 1 है, क्योंकि 9 कट जाएगा, 1 डिजिटल सम है। जब नीचे हर में अगर 1 डिजिटल सम बनना है तो आप डिवाइड वाले सेक्शन में भी डिजिटल सम लगा सकते हो। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 7, और माइनस 3 का 9, 9 आ जाएगा, तो 9 कट जाएगा, 7 डिजिटल सम आना चाहिए। जिस भी ऑप्शन का आंसर डिजिटल सम 7 आ रहा है वही उत्तर हो जाएगा, एक का तो हो ही नहीं सकता। 5 4 9, 6 और 3 9, इसका 8 है, ये भी नहीं हो सकता। 4 5 9, 6 और 3 9, इसका 4 है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम चेक कर लो, 9 और 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा 9, और 5 और 2 7, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि हम आपके पास क्या आंसर हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं। एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में और एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक है, पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई बतानी। आप मुझे बताओ, मैं मानता हूं कि जब वो एक पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई मैं मान लेता हूं x है, और ट्रेन की लंबाई है y। ठीक है, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा? 40 सेकंड में पार कर रही है, तो यानी कि 72 गुणा 5/80 हो जाएगा, और बराबर आ जाएगा 40 सेकंड। 18, 18 चौक 72, 8 पंजे कितना हो जाएगा? 20, 8 पंजे 20, यानी कि x प्लस के y का जो मान हो जाएगा 20, और 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। यानी कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई 800 मीटर का योग हो जाएगा। अब दूसरी बात कह रही है कि ट्रेन की लंबाई हमने x मानी थी, और खंबे को 25 सेकंड में पार करी, और उसकी चाल कितनी है? 72 किलोमीटर पर घंटा ही है। 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20 हो जाएंगे, ये आ जाएगा 25। 25 की जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तो आ जाएगा आपके पास 500। तो इसमें खंबाई की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये तो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई में से खंबे की लंबाई माइनस, टोटल लंबाई माइनस करेंगे तो 300 आएगी आपका आंसर। इसमें जब माइनस करेंगे तो बाई बराबर आ जाएगा आपका 300, और बाई ही हमारा क्या था? पुल था, सॉरी पुल, हम पुल की बात करें ना, ये पुल था, पुल बराबर था हमारे पास बाई। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चन को करने में? आगे की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 60% है। ओके, दो संख्याओं का बीच का अंतर, दो संख्याओं का बीच का अंतर यानी कि x माइनस के बाई कर दो, और बड़ी संख्या क्योंकि x होगी उसके 60% के बराबर है, यानी कि 60/100x हो जाएगा। ठीक है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ओके, छोटी संख्या अगर 10 है तो बाई की वैल्यू 10 रख दो। अरे चलो निकाल लो, आप उसको सोल्व कर लो। कितना हो जाएगा ये आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 3 और 5, यह हो जाएगा 5x माइनस के 5 बाई, और बराबर हो जाएगा x के। तो इसमें से अंतर निकाल लो, 5x माइनस के x बराबर आ जाएगा 5 बाई, यानी कि 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 बाई। अब इसके 4 गुना, देखो 5x के 4 गुना, ये समझो 4, सॉरी x का 4 गुना
बाई के 5 गुने के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू बड़ी होगी बाई से, और छोटी वाली वैल्यू की मतलब क्या दे रखा है हमें, 10 दे रखा है। तो 5 4 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा ना। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, अरे यार माफी चाहूंगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 3x। सॉरी सॉरी, एक सेकंड का बस, ये माफी चाहूंगा, ये 3x था ना हमारे पास, यहाँ बचा हुआ 3 बचा था ना, तो ये 3 बचेगा, ये बराबर हो जाएगा 3x के। अब इसको इधर लेकर आओ, ये आ जाएगा 2x, 2x बराबर हो जाएगा 5 बाई। तो आप मुझे बताओ, अगर x का 2 गुना बाई के 5 गुने के बराबर है, तो यानी कि इतना बात समझ में आ रही है हमारी कि x की वैल्यू बाई से बड़ी है, तो छोटी वाली वैल्यू बाई है। बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 10, तो 10 पंजे 50 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/2, 50/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 25, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ, इसको मैं ऑप्शन से भी कर सकता था, आप आराम से ऑप्शन से भी कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर का मतलब होता है उसमें जो आपके पास नंबर है ना, उसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए। इसमें कॉमन है, 2 कॉमन है, ये नहीं हो सकता। इसमें ये कॉमन है क्योंकि 23 चौक का बयान में होते हैं। इसमें 3 कॉमन है, ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर हो जाएगा। कोप्राइम हो जाएगा 18 और 36, 18 और 35 में कोई चीज कॉमन नहीं है। आगे की, भाई बड़ी तेज भाग रहा है यार कर्सर हमारा आज तो। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ दोस्तों, हमारे कितने हो गए, हमारे हो गए 21, हम 22 की बात करते हैं। 6 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चीनी, 4.40 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चीनी के 86 किलोग्राम चीनी को मिलाया जाता है, ताकि 6 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी 20% के लाभ पे बेची जाए। सॉरी, अब ये कह रहा है कि देखो, ये बोल रहा है कि 6 किलोग्राम यानी कि 600 पैसे प्रति किलोग्राम वाली और 440 प्रति किलोग्राम वाली चीनी है, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। 440 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चीनी है 86 किलो, है ना, इन दोनों को मिक्स किया जाता है। और ये बता रहा है दोस्तों कि 6 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 600 पैसे में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी 120% की वैल्यू है। हमें 100% की निकालनी, 100% की निकालेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 पैसे। अब 500 पैसे, 600 पैसे, 440 पैसे में एलिगेशन लगा दो, यहाँ कितना बचेगा, 100 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, अब इसका जो आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 3:5 आएगा। और 5 बराबर है किसके, 86 के, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, देखो डिवाइड करो, 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 86/5 गुणा 3। ठीक है, अब देखो कितनी मारेगा, 17 पंजे 85, 17 51, 51 पॉइंट समथिंग आएगा, 51 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 51.6 आंसर आएगा। अब इसको सोल्व करके देखो, देखो ये भी डेसिमल का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सिंपल तरीका रखना है, आपको बाद की संख्या छोड़ देनी है। 3.2 इसकी मल्टीप्लाई कर दें 11.2। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये लगभग लगभग आपका आएगा 36.67 के आसपास। अब 36.67 के आसपास कौन सी वैल्यू है, ये आंसर हो जाएगा। देखो 35 नहीं हो सकती, 38 नहीं हो सकती, ये कम है, ये भी नहीं हो सकती, तो ए आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डेसिमल के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जब डेसिमल का एक चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जब पीवाईक्यू हम करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करता हूं। माफी चाहूंगा दोस्तों, आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है कर्सर के मामले में आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वही होगा जो 2056 का कैलेंडर है। 2056 एक लीप ईयर है कि नहीं है, आप मुझे बताओ। आप बोलोगे भैया लैप नहीं, लीप होता है। ठीक है, ठीक है, लीप होता है, लीप, लीप ईयर है, तो लीप ईयर का 28 साल के बाद रिवाइज होता है, तो 28 साल के बाद हो जाएगा इसने में 84 में, सॉरी, कितना हो जाएगा, 2084 में रिपीट होगा। जब आप इसमें 28 साल जोड़ोगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे की मैं बात करता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की, हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अब क्वेश्चन नंबर 25 आप समझो क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 हमें जो दिया हुआ है उसको आप एक बार समझो। ठीक है, ओके, देखो समझो क्वेश्चन क्या दे रखा है। ट्रेन ए जो ट्रेन बी के विपरीत दिशा में जा रही है, ध्यान रखेंगे, एक ट्रेन ए है हमारे पास, एक ट्रेन है हमारे पास बी, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, यानी कि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। बात आ गई समझ में। 54 सेकंड में आगे निकल जाती है,
जो विपरीत जा रही है ना ट्रेन, एक 54 सेकंड में आगे निकल जाती है। जिसकी लंबाई ए से दोगुनी है, यानी कि जिसकी लंबाई ए से दोगुनी है, जो बी ट्रेन है ना उसकी लंबाई ए से दोगुनी है। ये बात आगे समझ में, ठीक है। और ए से चाल आधी चाल है, मतलब ए से चाल कितनी है बी की, देखो बी की जो चाल है वो ए बटे 2 है, और इसकी जो लंबाई है ना बी की वो है 2a। ये तो है, हाँ, दोगुनी है, 2a लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी लेंथ, तो ये हो जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोल रखी है, विपरीत दिशा में जाने वाली ट्रेन ए एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार कर देती है, ओके। जिसकी चाल ट्रेन ए से दोगुनी है, इसकी चाल ट्रेन से ए दोगुनी है। अब सी जो ट्रेन है ना उसकी चाल ए से दोगुनी है। अब बी जो थी उसकी चाल ए के आधी थी, ठीक है। ये स्पीड की बात हो रही है, स्पीड की, ठीक है। ये अगर एक ट्रेन ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन बी की लंबाई बतानी, ओके। ट्रेन सी की लंबाई बतानी। एक चीज समझो आप, हमें चाल तो पता चल सकती है आराम से, देखो ए की चाल 60 है, मैं इसको एक आसान तरीके से लिख देता हूँ। देखो यहाँ लिख देता हूँ, ए की चाल कितनी है, ए की चाल है भैया 60 किलोमीटर, इसमें दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी की चाल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसकी आधी हो जाएगी। और सी की चाल कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसकी दोगुनी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज आप समझो, एक चीज आप समझो दोस्तों, यहाँ से इसने बोला है कि जो ट्रेन बी है वो ए को पार करने में 54 सेकंड लेती है, यानी कि ट्रेन बी को पार करने में ट्रेन ए, क्योंकि बी की स्पीड कम है ना तो ट्रेन ए पार करेगी। अब बी को पार करने में, बी को पार करने में, बी को पार करने में, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। ए जो ट्रेन ए है, ए समय जो लेती है ना, समय वो लेती है भैया 54 सेकंड, ठीक है। बात आगे समझने में, अब सी को पार करने में ए जो समय लेती है, सी को पार करने में जो ए समय लेते हैं ना वो लेता है भैया कितना, 20 सेकंड। इसमें दिया हो ना 20 सेकंड में पार कर देता है, ठीक है। आप इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज समझो, एक चीज मुझे आप इतनी बात बताओ दोस्तों, कि जो बी की लंबाई है ना ट्रेन की वो ए के दो गुनी है, यानी मैं कह सकता हूँ कि बी की जो लंबाई हो जाएगी, बी की जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वो ए के दो गुनी हो जाएगी। अगर मैं ए के ट्रेन की लंबाई मान लेता हूँ एक्स, तो बी के ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, इतनी बात बिल्कुल आगे होगी समझ में। अब एक चीज यहाँ से समझो, मुझे बताओ जब ट्रेन आपस में इस तरीके से जा रही है, यानी कि दोनों की सापेक्ष दूरी ऐड होगी, सापेक्ष स्पीड ऐड होगी, और दोनों एक दूसरे के कंबाइन दूरी तय करेगी, यानी कि जो दूसरी ट्रेन होगी वो दोनों के लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 3x, और 3x बराबर कितना, इनकी चाल कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 90, ये हो जाएगी 90, 90 मीटर, सॉरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ना। और कितना समय लेती है, क्योंकि हमें समय बताना है तो समय लेती है 54 सेकंड, और 54 सेकंड को आप डिवाइड कर दो घंटे में तो 54/360 आ जाएगा, सॉरी 3600 आ जाएगा। इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आ रही, क्या यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकता हूँ। देखो 3 से कट जाएगा कितनी बार, 30 बार कट जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, आप बोलोगे भैया 12 बार कट जाएगा। अब ये 8 से कितनी बार कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा आपका, कितनी बार कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 9 54, और 6 से कट जाएगा ये आपका 20 बार। या यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों x की जो मान आ जाएगा वो 9/20 आ जाएगा, x का मान 9/20 आ गया। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब x का मान 9/20 हो गया, तो आप एक चीज समझो, इसमें दिया हुआ है कि जब वो c और x को, c और a को, a की वैल्यू कितनी है, a का जो मान है, a की जो लंबाई है ट्रेन की वो कितनी है, 9/20, यानी c को और a को तय करती है दूरी, तो कितना समय लेती है, आप बोलोगे भैया वो समय इन दोनों, क्योंकि आपस में एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो इनकी जो दूरी, इनकी जो स्पीड होगी वो ऐड होगी, यानी कि ए और बी की स्पीड, ए और सी की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो 60 और 120 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे भैया 180 हो जाएगा। और 180 समय कितना लेती है, 20 सेकंड, यानी कि 20/300, 20/360। थोड़ा सा जगह का मामला हमारा फंस गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे 2 बार, और 2 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अब जो सी का मान आ जाएगा दोस्तों, जो सी का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया ये 1 बचेगा, 1 में से इसको माइनस कर दो, यार थोड़ी सी जगह का, देखो अब सी का जो मान आ जाएगा, सी का जो मान आ जाएगा, मैं नए पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सी का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सी प्लस 90, 9/20 बराबर 1। तो जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो 11/20 आ जाएगी,
देखो 20 इधर जाएगा ना, तो 20 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 माइनस 9 11/20, यानी कि जो सी की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 11/20। अब निकालना क्या है, निकालना है दोस्तों, निकालना है क्या, निकालना है कि सी कितना समय लेती है, सॉरी सी की लंबाई कितनी है ये तो बताना हमें, सी की लंबाई बता दो कितनी है, बस सी की लंबाई हमारी आ जाएगी 11/20। अब 11/20 मीटर है, सॉरी 11/20 कितने हैं, किलोमीटर, क्योंकि अभी तक हम किलोमीटर में तो आ रहे थे भाई, किलोमीटर में तो मीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में तो चेंज कर रहे थे, तो 20 की इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 1000 से, तो 1000 मीटर में आ जाएगी, तो सी का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 500, ये आ जाएगा 550, यानी कि 550 मीटर की लंबाई हो जाएगी सी की। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान से समझा होगा ना तो आपको एक बार में समझ गया होगा। आप एक काम करना, वीडियो को दोबारा देख लेना, मतलब वीडियो को क्या, इतने पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 15 को दोबारा देख लेना जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्योंकि जगह कम थी तो इसलिए मैंने क्रोनोलॉजी में लिख नहीं पाया। आगे की मैं बात करता हूँ 26 नंबर की। 26 नंबर क्या है, एक बैग में 216 रुपए मूल्य के क्रम से 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। भाई 216 रुपए है, और इस सिक्कों के जो मूल्य के क्रम का जो अनुपात है ना, मूल्य के क्रम से अनुपात इतने, 2:3:4 के 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 रुपए, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 1.5 रुपए, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1 रुपए। तो दो यानी कि 2.2 यानी कि 4.5 आ जाएगा। पैसे कितने आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे 4.5, यानी मैं कह सकता हूँ टोटल पैसे 4.5 आ जाएंगे, और 4.5 किसके बराबर है, 4.5 है इसके बराबर, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 4 हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर 0 आ जाएगा। आप इसको काटो 5 से, 5 से कितने बार कट जाएगा, 9 बार, और 5 से ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार, ठीक है। 9 से काटो, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 त्या और 9 चौक 36 होते हैं, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 28 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 अट्ठे 32, 2 आना चाहिए बाद में, तो आंसर है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। आगे की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की। कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79, जबकि कक्षा बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89। यदि कक्षा ए में छात्र 38 है, कक्षा बी में 42 छात्र हैं, तो टोटल 80 छात्रों का औसत अंक बताने कितना होगा। देखो एलिगेशन से करेंगे, कैसे करेंगे, ए छात्र दे रखे ए, और ए दे रखा बी, इसका औसत अंक दे रखा 79 और इसका औसत अंक दे रखा 89, और इनके संख्या दे रखी, यानी कि हमें रेशियो दे रखा, इस वाली वैल्यू हमें निकालनी है एक्स की, इनका रेशियो दे रखा 38 और 42, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 19 और कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आप इसको समझो, आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 21 की, तो 21 की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, आप 79 की मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। जब आप 79 की मल्टीप्लाई 19 से करेंगे, यानी कि हम इसका तरीका देखते हैं, इसका तरीका क्या है दोस्तों, इसका तरीका है 19 की मल्टीप्लाई 79 से करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1501 आएगा, प्लस करो उसमें 89 की मल्टीप्लाई 21 से, तो 21 नंबर कितने होते हैं, 189 होते हैं, 21 नंबर 189 होते हैं, और 21 अट्ठे कितने होते हैं, 168, 21 नंबर 189 होते हैं, 21 अट्ठे 168 होते हैं, यानी कि इसका जो आएगा 18 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लो, और ऐड करके डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 21, और ये कितना हो जाएगा 20, 21 और 19 कितना हो जाएगा 40, और ये बराबर हो जाएगा आपके x के। आप इसको इसको ऐड करो, जब इनको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 3700, वो सॉरी 3370, और 3370 को डिवाइड करना है हमें 40 से, जब 3370 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, और बचेगा कितना आपके पास, 4 चौक 16 हो जाएगा, और बचेगा कितना 2 1, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि कितना हो जाएगा 84.25, 84.25 इसका औसत आ जाएगा, कंबाइन औसत पूरी क्लास पूरे बच्चों का, 80 बच्चों का। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों 28 क्वेश्चन की। बी की दक्षता ए की दक्षता की दोगुनी है, बी की जो दक्षता है, बी और ए की जो इफिशियंसी है, बी की दक्षता 2 है तो ए की इफिशियंसी 1 है। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए की दक्षता अगर 1x है और 15 दिन उसको कार्य को करने में लगते हैं, तो 15x टोटल काम हो जाएगा। इतनी बात आगे समझिए। ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों के बाद बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिनों में कंप्लीट कर दिया, तो उन्होंने 7 कितने दिन में काम करा, ये बताना है। आप मुझे बताओ, ए की दक्षता कितनी है, 1 है, उसको मान लो एक x दिन तक, बाई ए मान लो ए दिन तक उसने काम करा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कौन आ गया, उसके पास आ गया आपके पास बी, यानी कि 3 यूनिट से काम होगा, और कितना 11 माइनस के ए दिन तक काम होगा, क्योंकि क्योंकि पूरा काम 11 दिन में करना ना, और बराबर हो जाएगा टोटल काम किसके, 15
किसके 15 x के बराबर हो जाएगा, ये 15 यूनिट के बराबर। मैंने इसको x में मान के 15 ही मान लिया, तो a की वैल्यू निकाल लो, a प्लस के 33x हो जाएगा, सॉरी 33 आ जाएगा माइनस के 3a और बराबर हो जाएगा 15। देखो दोस्तों मैंने इसको x ना मान के ना ऐसे ही मान लिया 15 यूनिट ही, काम को 15 यूनिट, क्योंकि हमने यहाँ पे x में नहीं माना था, फिर मैं a की वैल्यू x रखता, b की वैल्यू x रखता, तो फिर a x में परेशान हो जाते हैं आप। 1 गुणा 15 मान लिया, इसकी 1 यूनिट होगी, इसकी 15 यूनिट, तो टोटल वर्क हो जाएगा 15 यूनिट, ठीक है, 15 यूनिट के बराबर। आप इसको सोल्व करो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 33 माइनस 15 कितने बचेंगे, आप बोलोगे भैया 18 बचेंगे, और 18 बराबर कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब उसने कितने दिन साथ काम करा, तो 11 माइनस 9 दिन 11 माइनस a दिन काम करा, तो 11 माइनस a कितना हो जाएगा, 11 माइनस के 9 बराबर हो जाएगा 2, तो 2 दिन उन्होंने साथ काम करा। ठीक है, बात आगे समझ में। आगे की मैं बात करता हूँ क्या होता है आगे, ये 9 है, ध्यान रखना कभी आप इसको a बराबर a समझ लो। आगे की मैं बात करता हूँ, आज कर्सर बहुत परेशान कर रहा है दोस्तों, ओए होए। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं कौन सा, हमारा, हाँ 29 की मैं बात करता हूँ। देखो इफ, इसमें बोला इफ 8/5% ऑफ बाई इज इक्वल टू एक्स, सो व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई, ये बताना है। समझ लो क्वेश्चन को। देखो 8 बटे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 बाई बराबर कितना हो जाएगा एक्स, यानी मैं कह सकता हूँ एक्स बराबर अगर 8 यूनिट है तो बाई बराबर कितना है, बाई बराबर 500 यूनिट है। अब इसने बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज बाई, एक्स जो है, सॉरी बाई जो है एक्स का कितने परसेंट है, तो 500 हो जाएगा, और 500 बटे एक्स यानी कि 8, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो इसको जब आप काटोगे कितना हो जाएगा, ये 1000, और आपका मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको 1000 बना दो आप, और यहाँ से एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटा दो, 1000 बना दो, क्योंकि ठीक है ये 50 कर दिया मैंने। अब इसको काटेंगे हम 125 बार कट जाएगा, और 125 पंजे होते हैं 625, यानी कि ये आ जाएगा इतना परसेंट, ये आ जाएगा आपका 6225, 50%। तो ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 14 रुपए है, जबकि उनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 रुपए है। बची हुई 2 पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक का 21% है, तो इन दोनों पुस्तकों का मूल्य बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखो ही मत, आप बस जाओ इस पे और इसका ध्यान रखो। आप देखो कि कौन सी वैल्यू, आप देखो कौन सी वैल्यू दूसरी वैल्यू के 21% है। आप 10 की बात करो, 10 बटे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100, तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 10,000, ये 1000 बटे 36 आएगा, तो 36 दूनी कितने होते हैं, 72 होते हैं, और 36 से 108 आएगा, यानी कि ये लगभग लगभग 30 के आसपास आएगा। ये देखो, इसको डिवाइड करो, आप 4 से काट लो, 4 बार कितनी बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 250, और 4 से इसको काटूंगा 9 हो जाएगा, तो 4 दुनिया 9 दुनिया 18 होते हैं, और बचेंगे कितने आपके पास, बचेंगे 7, तो 9 9 सत्ते 63 होते हैं, इनके 27 पॉइंट के समथिंग आ रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। अगले प्रश्न पे चलो, तो अगले ऑप्शन पे चलो, अगला ऑप्शन कौन सा है, अगला ऑप्शन है भैया कौन सा हमारे पास, ये ऑप्शन, ये तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा 8/38 मल्टीप्लाई 100, 2 से काट दो 4 बार कटेगा, 2 से काट दो 19 बार कटेगा, ये हो जाएगा आपका 400 बटे 19, तो 19 दूनी 38 हो जाएंगे, और बचेगा 2, 19 का ना 19, यानी कि 21 पॉइंट समथिंग यही आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूँ, ऑप्शन से जाना था आपको, कुछ नहीं करना था। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्तों, आगे चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 2 वर्ष में 500, 5000 और 3 वर्ष में 1500 5500 हो जाती है। धनराशि का ब्याज दर और धनराशि बताने कितनी होगी। आप मुझे बताओ 2 साल में कितनी हो जाती है, 3 साल में कितनी होती है, 2 साल में कितनी हो जाती है, 2 साल में हो जाती है भैया 5000, और 3 साल में हो जाती है 5500। आप मुझे बताओ पर ईयर के हिसाब से कितनी बढ़ रही है, आप बोलोगे 500 बढ़ रही है भैया, और किसके हिसाब से, 5000 के हिसाब से, मल्टीप्लाई 100, तो कितने परसेंट की चेंज आया, 10% का क्या आया, 10% का ब्याज आया, तो 10% का ब्याज एक में ही है, तो डी आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ से मूलधन निकाल सकते हो, मूलधन आराम से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, क्योंकि ब्याज दर हमारे पास 10% आ गई, मूलधन आपको ऐसे निकाल दो आप, 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है, और 10 से 11 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 121, और 121 की वैल्यू दे रखी है हमें 5000, और जब आप 100 की वैल्यू निकालेंगे तो लगभग लगभग वही आंसर आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके, ठीक है। अगर आपने इतना भी निकाल लिया 10%, तो 10% एक में ही है, उत्तर लगाओ आगे बढ़ो। 100
को दो भागों में ए और बी से विभाजित किया जाता है। अगर ए और बी का व्युत्क्रम का योग 1/24 है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? आप बोलो, 1/24 है ना, तो मैं मानता हूं कि एक संख्या का हो जाएगी आपके पास, एक संख्या मान लो 40 और एक संख्या मान लो, क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम ही हमारे पास या तो 12 आ सकता है या 12 का मल्टीपल 24 आ सकता है। ठीक है, तो 60 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लो, कितना कितना एलसीएम आ जाएगा? 240 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा भैया ये आपका, हाँ ये हो जाएगा 60, 240 है ना, तो 6 और प्लस के हो जाएगा 10, 6 और 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 10 बटे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, और ये आंसर आ जाएगा 1/24। तो 1/24 हो जाएगा आपका उत्तर। तो यानी कि 60 इसमें से बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या ये तो होगी, इनका व्युत्क्रम ही तो लिया हमने। तो बड़ी संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी? बड़ी संख्या आपके पास हो जाएगी दोस्तों, बड़ी संख्या आपके पास हो जाएगी 60, क्योंकि एक संख्या हमने ली 60 और एक संख्या हमने ली 24 और इनके व्युत्क्रमों का योग लगा दिया। ठीक है, तो वही हमारा मैच करके 1/24 के। देखो ये क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आप समझोगे तो हो जाएगा। ध्यान से समझना है बस आपको, आपको समझना है बहुत ध्यान से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में दो शहरों के बीच बस का किराया रुपए के उनके बीच की दूरी के वर्ग के 5 गुने के बराबर है। अगर मैं दूरी डी मानता हूं ना, तो डी के स्क्वायर के 5 गुने के बराबर है। ये हो जाएगा किराया, ये हो जाएगा किराया। आगे बात समझ में नहीं आ रही? सीधे रास्ते से शहर ए से बी की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। रास्ते से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मुझे बताओ किराया कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5 गुणा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 64 पंजे कितने होते हैं? 32 हो जाएंगे, यानी कि 320 रुपए किराया लगता है जाने में। ठीक है, शहर बी से शहर ए तक जाने में, है ना, शहर बी से शहर ए तक सी और डी शहर से होते हुए पहुंचा जाता है, जहां शहर ए और शहर सी के बीच की दूरी कितनी है? शहर सी और शहर ए के बीच की दूरी है 4। तो शहर ए से शहर सी तक जाने में कितना कितना किराया लगेगा? इसका किराया कितना हो जाएगा? इसका किराया हो जाएगा भैया कितना? 3 का स्क्वायर गुणा 5। ये तो देखो जाने में लग रहा है किराया, ये तो सीधा किराया है। और जो पहाड़ी किराया, अब जो अलग अलग तरीके से जा रहे हैं ना, शहर सी से डी होते हुए जा सकते हैं, तो ए से सी का इतना लगेगा, सी से डी से इतना लगेगा, डी से बी का इतना लगेगा, क्योंकि हमें ए से बी तक जाना है। तो इसका किराया कितना लगेगा? 3 3 9 पंजे 45 रुपए लगेगा। ठीक है, बात आगे समझ में। अब दूसरी बात समझो, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? देखो इसमें दे रखा है आपको, इसमें दिया हुआ, एक बार आप ध्यान से समझो। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार ध्यान से समझाता हूँ अच्छे से, आप एक बार समझो ध्यान से। ठीक है, एक बार समझो। देखो इसमें दिया हुआ है भैया, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र की बात होती है, दो शहर के बीच का जो किराया है ना, वो इसकी दूरी के वर्ग के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, हमने एक समीकरण बना ली कि जो किराया बराबर होता है, किराया बराबर जो होगा दोस्तों, वो बराबर हो जाएगा दूरी के स्क्वायर के और मल्टीप्लाई 5 के बराबर, इतना हो जाएगा किराया। सीधे रास्ते ए से बी जाना, हमें सीधे रास्ते ए से बी जाना है। ए से बी अगर हम सीधे रास्ते जाते हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। तो अगर 8 किलोमीटर की दूरी है तो ए से बी तक जाने में, सीधे जाने में कितने रुपए लगेंगे? आप बोलोगे भैया 5 गुणा 8 का स्क्वायर लगेगा। 8 का स्क्वायर तो किराया हो जाएगा ए से बी तक जाने में, तो कितना किराया हो जाएगा? आप बोलोगे 32 पंजे होते 64 पंजे होते हैं 320, 320 रुपए किराया इसका लग जाएगा सीधे जाने में ए से बी। लेकिन शहर बी से ए तक जाने में, शहर बी से ए तक जाने में शहर सी और डी से होते हुए भी पहुंचा जा सकता है। और यहाँ ए और सी के बीच की जो दूरी है, देखो ए और सी के बीच की दूरी है 3, ये समझो। ठीक है, और सी और डी के बीच की दूरी कितनी है? सी और डी के बीच की दूरी है, सी है डी के बीच की दूरी भी 3 किलोमीटर है। और डी से बीच की दूरी, बी की दूरी कितनी है? 4। अब देखो हमें ए से डी तक जाना है, बी तक जाना है, तो ये वाली सारी दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर हम अलग तरीके से जाए तो, अब इसका ही अंतर बताया, दोनों रास्ते से जाने में खर्च का अंतर बताना कितना होगा, यही हमें बताना। आप मुझे बताओ, अगर वो ए से सी जाता है तो उसका किराया कितना लगेगा? ये किराया तो सीधा हो गया। अब दूसरे किराए की हम बात करते हैं। अगर वो भैया जाता है आपका ए से सी करके, तो उसका किराया कितना लगता है? इसका किराया लगता है भैया, किराया लगता है 5 गुणा 3 का स्क्वायर, 5 गुणा 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना हो जाएगा? 45 रुपए लगता है। बात आ गई समझ में?
अगर वो सी से डी, तो अब क्योंकि ए से बी जाना तो पहले ए से सी जाएगा फिर सी से डी जाएगा। सी से डी जाने में उसका किराया कितना लगेगा? आप बोलोगे इसमें भी 45 लगेगा, 5 × 9, इसमें भी 45 रुपए लगेगा। ठीक है। अब डी से बी जाना, क्योंकि अंततः बी से बी तक जाना हमें ए से, तो कितना लगेगा डी से? तो किराया कितना लगेगा दोस्तों? किराया डी से बी तक जाने में कितना लगेगा? 5 × 4 = 16। तो 5 × 16 कितने होते हैं? आप बोलोगे 80। ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दो। जब आप इसको ऐड करोगे तो 5 5 10 का 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 8 और 8 4 16, 16 1 17 हो जाएगा, यानी कि 170 आ जाएगा। 170 रुपए तो आपके वैसे लग रहे हैं और 320 रुपए सीधे जाने में लग रहे हैं। तो आप मुझे बताओ उसको कितने का अंतर आ जाएगा? आप बोलोगे 320 में से भैया 320 में से घटा दो आप 170, 320 में से आप 170 माइनस कर दो, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 150 रुपए। तो 150 रुपए आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 34 नंबर क्वेश्चन की। इसमें बताना है दोस्तों, इसमें बताना है कि इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी। भाई लास्ट की 2 डिजिट बतानी है, ध्यान रखना 5 है और 2 भी है, तो 5 और 2 और इतनी सारी घात है, यानी कि 2 × 5 के पेयर तो बहुत सारे बनेंगे, और 2 × 5 का पेयर का मतलब है यूनिट डिजिट 0, तो यूनिट डिजिट पे 0 पे तो बहुत बार आएगा, तो 2 आखिरी डिजिट तो 0 ही होंगी। जब भाई 2 का यहाँ पे 2 के पेयर बहुत सारे बन जाएंगे, 5 के पेयर भी बहुत सारे बन जाएंगे, तो 2 और 5 के पेयर का मतलब हो जाएगा यूनिट डिजिट 0। अब कई सारे पेयर बन जाएंगे तो कई सारी डिजिट पे स्टार्टिंग से इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाले डिजिट पे 0 ही आएगा, तो हमें तो बाद की 2 डिजिट बतानी, तो बाद की दो डिजिट भी हमारी 0 हो जाएगी। आगे बात समझ में? आगे की मैं बात करता हूँ 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक अंतराल, देखो एक अंतराल के दौरान यानी कि इंटरवल के दौरान 300 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए। 80 छात्रों ने केक खरीदा। देखो कोक और केक खरीदने गए 130 छात्र, और उसमें से 80 छात्रों ने क्या खरीदा? केक खरीदा। ठीक है, सीए केक खरीदा, और उसमें से 57 छात्रों ने कोक खरीदी। 57 छात्रों ने क्या खरीदी? कोक खरीदी। यदि प्रत्येक छात्रों ने कम से कम एक चीज खरीदी है, तो उनमें से ऐसे छात्र बताने जिन्होंने दोनों चीज खरीदी। आप मुझे बताओ टोटल छात्र कितने थे? 130 छात्र खरीदने गए थे कोक और केक, और यहाँ पे टोटल छात्र कितने हो गए? आप बोलोगे 137 हो गए ये तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 7। तो 7 छात्र ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने दोनों चीज खरीदी। आगे बात समझ में? आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? 8 पुरुषों और 6 लड़कों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 6 पुरुषों और 10 लड़कों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। यानी कि 8 मैन है और प्लस 6 बॉयज हैं, इनके द्वारा किया गया कार्य जो है एक दिन में वो बराबर होता है 6 मैन के और 10 लड़कों के कार्य के बराबर, 10 बॉय के कार्य के बराबर एक दिन में। इनका रेशियो निकाल दो आप। 8m माइनस के 6m इज इक्वल टू हो जाएगा 10v माइनस के 6v। जब आप निकालोगे तो आएगा 2m इज इक्वल टू 4b, यानी कि m और b का यानी कि मैन और बॉय का रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1 आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब ये कह रहा है कि तू एक पुरुष और एक लड़के के प्रतिदिन वेतन का रेशियो बताना, कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करता हूं मैं। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल का नंबर, यानी कि शुरू की 10 संख्याओं के वर्गों का योग बताना। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है कि सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइ एन सॉरी 2n+1/6 की होता है। तो n की वैल्यू कितनी है? 10, क्योंकि हमें 10 संख्याओं का निकालना, तो 10 गुणा हो जाएगा 11, और गुणा कितना हो जाएगा? 21/6। अब 6 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। ये 2 बार कट जाएगा, सॉरी 3 बार, और 3 से कट जाएगा 7 बार। तो 7 पंजे 35, 35 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 35 की जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 385। कट जा भाई, ये आएगा आपका 11 × 35, और 11 × 35 बराबर आएगा 385, क्योंकि 11 पंजे 55, 55 11 33, और 33 और 5 होते हैं 38। आगे बात समझ में? अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हमें क्या? ये कहता है कि x² माइनस के
2x बाई इज इक्वल टू है 84, ठीक है। और x माइनस के बाई इज इक्वल टू है माइनस के 10, और बताना है बाई बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब दो इक्वेशन दे रखी, आप एक काम करो, इसमें से एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल लो। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा बाई माइनस के 10। यहाँ इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दो। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो बाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के 100 आ जाएगा, और माइनस के आ जाएगा 20 बाई, ठीक है। और माइनस के 2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा बाई, बाई माइनस के 10 इंटू कितना हो जाएगा बाई, और बराबर हो जाएगा 84। बराबर क्या हो जाएगा 84 के। इसको आप सोल्व करो तो बाई स्क्वायर प्लस के 100 हो जाएगा, माइनस के 20 बाई हो जाएगा, माइनस के 2 बाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के 20 बाई हो जाएगा, 20 बाई, और बराबर हो जाएगा 84। आप इसको डिवाइड कर दो, ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 100 बराबर बचेगा, सॉरी ये हो जाएगा 100 माइनस के एक्स बाई स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस के बाई स्क्वायर, ये माइनस के 2, तो बाई स्क्वायर बचेगा माइनस के 100 माइनस के बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 84। तो 84 को इधर लेके आएंगे तो बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 4, बाई बराबर आ जाएगा 4, यानी कि सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है मेरे पास। अगला क्वेश्चन है, देखो 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या कहता है उसकी हम बात करते हैं। 39 क्वेश्चन कहता है भैया कि 2a प्लस के 3b बराबर है 10, ठीक है। अब a इंटू बी बराबर है 3, इसमें बताना है तुम्हारा 4a स्क्वायर प्लस के 9b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर कर दो आप, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस के 9b स्क्वायर, और प्लस के हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12ab, और बराबर हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, यानी कि 100 माइनस के 12 गुणा कितना हो जाएगा, 12 गुणा 3, 12 या 36, तो आंसर कितना आ जाएगा 64। 64 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 की मैं बात करता हूँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, और ये ध्यान से समझना भी है, आपको ध्यान से ही समझना भी है। देखो क्या है, इसमें दिया हुआ है a प्लस के b प्लस के c बराबर दिया हुआ है 6, ठीक है। a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 14, और ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बराबर दिया हुआ है 11, और हमसे पूछा गया है a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के सी क्यूब, और माइनस के हो जाएगा 3ab बराबर क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है हमारे पास a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 प्लस के c की पावर 3 माइनस के 3abc बराबर होता है दोस्तों। ये बराबर किसके होता है, नई पेन से मैं लिख देता हूँ, ये बराबर होता है a स्क्वायर, सॉरी ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इंटू, और ये होता है बराबर आपके ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी, और प्लस हो जाएगा c प्लस सी ए, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू रखोगे कितनी आएगी 6 आएगी मल्टीप्लाई। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है भैया 14, और इसकी वैल्यू है माइनस की 11, तो कितना आएगा 11, ये 3 बचेगा 6 18, इसका आंसर आ जाएगा। तो 18 आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी दोस्तों, और आप अपना जो है स्क्वायर अपना जो है कमेंट में जरूर लिखना है आपके कितने उत्तर सही हुए, ठीक है। कितने मार्क्स आए आप कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज डू लाइक द सेशन। और टेलीग्राम चैनल पे आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कल के मॉक टेस्ट की पीडीएफ मैंने एनोटेशन पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। @maths247 पे आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे तो यहाँ से आपका टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आप क्विज ग्रुप भी है हमारे पास, और वहाँ पे डाउट ग्रुप भी है हमारे पास, और आपका एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे 225 के आसपास लोग हैं। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा क्लास आपको समझ में आई होगी, आपने अच्छे से क्लास को अटेम्प्ट किया होगा, और आपके अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन बहुत नॉर्मल थे, मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे हैं, अच्छे और नॉर्मल दोनों, ठीक है। तो क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।